पश्चिम बंगाल में ममता राज में जहां हिंसा थमने का नाम नहीं लेती, वहीं आतंकी संगठन भी यहीं से अपनी साजिशों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। देश के खिलाफ मुहिम छेड़ने का इरादा पाले एक बड़ा आतंकी मॉड्यूल का भांडा फोड़ हुआ है, जिसके तार ओसामा बिन लादेन के अलकायदा से भी जुड़े हैं। एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहादत नाम से चलाए जा रहे आतंकी मॉड्यूल का भांडा फोड़ किया है। शहादत मॉड्यूल का अमीर यानी सरगना भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आतंकी कंप्यूटर साइंस का छात्र बनकर साजिश रच रहा था। सवाल है कि क्या यह भारत के खिलाफ कोई बड़ा युद्ध छेड़ना चाहता था? मॉड्यूल के अमीर को गिरफ्तार करने के बाद एक बार फिर आतंकी संगठनों के भारत के खिलाफ मुहिम छेड़ने के मंसूबों पर पानी फिर गया है। देश के खिलाफ मुहिम छेड़ने के इरादे से आतंकी मोहम्मद हबीबुल्लाह पश्चिम बंगाल में साजिश रच रहा था, लेकिन इसकी सारी कोशिशें तब धरी रह गईं जब बंगाल एसटीएफ ने शहादत नाम के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर दिया। हबीबुल्लाह बांग्लादेश के आतंकी संगठन अंसार अल इस्लाम के शहादत मॉड्यूल का अमीर यानी सरगना है। जांच से पता चला है कि शहादत नाम की ये नई आतंकी मॉड्यूल भारत के संप्रभुता और अखंडता नष्ट करने के इरादे से काम कर रहा था। जांच के दौरान ये भी सामने आया है कि जांच एजेंसियों के हाथ से बचने के लिए शहादत के जो मेंबर्स हैं वो अपने बीच क्रिप्टो की जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है BIP वो इस्तेमाल करते थे। जांच से पता चला है कि इस आतंकी समूह के सदस्य गुप्त मैसेजिंग प्लेटफॉर्म BIP के जरिए अपनी साजिशों के ताने बाने बुन रहे थे। 23 मई 2024 को बांग्लादेश में भी 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। 23 मई को बांग्लादेश में शहादत के 3 जो मास्टरमाइंड है उन तीनों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से एक जन था रिक्रूटमेंट हेड और 2 जन था रीजनल जो ट्रेनर। इससे मिली जानकारी के बाद ही भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू किया। अंसार अल इस्लाम के खिलाफ NIA के पास अब भी 3 केस हैं। ये तीनों केस मिजोरम, बेंगलुरु और पश्चिम बंगाल के मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल कैसे आतंक का ठिकाना बनता जा रहा है, आप NIA के एक्शन से भी समझ सकते हैं। NIA कई टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ कर चुका है। 12 अप्रैल 2024 को NIA ने बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के मास्टरमाइंड और बॉम्बर को यहां से गिरफ्तार किया था। 2 अगस्त 2023 को NIA ने राजकोट से 3 अलकायदा से जुड़े आतंकियों को गिरफ्तार किया था। ये सभी पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। 14 जून 2021 को कोलकाता से 3 JMB आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। 2020 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 अलकायदा आतंकियों को गिरफ्तार किया था NIA ने। इसके अलावा पश्चिम बंगाल पुलिस और कलकत्ता पुलिस की डिफरेंट ऑपरेशन के दौरान कुछ AQIS, कुछ ABT, कुछ अलकायदा के आतंकी भी पकड़े गए थे। बात करें अल-कायदा और अल-अंसार के रिश्तों की, तो अंसार अल-इस्लाम एक इस्लामिक आतंकी समूह है जो अल-कायदा से जुड़ा हुआ है। इस समूह को अल-कायदा और तालिबान के सदस्यों ने मिलकर बनाया था और इसका मकसद शरिया कानून के तहत एक कुर्द इस्लामिक राज्य बनाना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अंसार अल-इस्लाम को एक आतंकी समूह घोषित किया हुआ है। ये मोहम्मद हबीबुल्लाह ये शहादत नाम के संगठन के सदस्य हैं और इस शहादत नाम के संगठन का संबंध अंसार अल इस्लाम से है, जो कि अल-कायदा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय चरमपंथियों का संगठन है, उससे इनका गहरा संबंध है। आतंकी हबीबुल्लाह पश्चिमी बर्दमान के जिस इलाके में रहता है, उन्हें भी भरोसा नहीं है कि 21 साल का ये लड़का आतंकी हो सकता है। फिलहाल हबीबुल्लाह को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा गया है। कोलकाता से प्याली मित्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। देशहित में अब बात एक ऐसी खबर की जो आज बहुत वायरल है और इस खबर की घर घर में चर्चा हो रही है। यूपी में एक DSP को सिपाही बना दिया गया है। एक पुलिस अफसर को इतना बड़ा डिमोशन क्यों मिला, इसके पीछे की कहानी कम रोचक नहीं है। और हाँ, यूपी के पुलिस अधिकारी के साथ साथ हर वर्ग के सरकारी अधिकारी इस खबर को ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि योगी राज में गलत कदम उठाने वाले अफसर सजा से बच नहीं पाएंगे।
कृपा शंकर कनौजिया, एक दौर था जब यूपी के उन्नाव में इनकी तूती बोलती थी। शहर में निकलते थे तो लोग कहते थे डीएसपी कनौजिया जा रहे हैं। लेकिन अब कनौजिया डीएसपी नहीं रहे, कंधे पर 3 स्टार भी नहीं रहा, क्योंकि उनका डिमोशन हो गया है। डिमोशन भी ऐसा वैसा नहीं, डीएसपी से डायरेक्ट कांस्टेबल बना दिए गए हैं। पहले कनौजिया सीओ बीघापुर थे और अब उन्हें गोरखपुर में 26वीं पीएस वाहिनी में सिपाही के तौर पर तैनाती मिली है। और इसकी वजह है ये सीसीटीवी वीडियो। बात 6 जुलाई 2021 की है। उन्नाव के एसपी से छुट्टी मांगकर कृपाशंकर कनौजिया कानपुर के एक होटल पहुंच गए। उनके साथ एक महिला सिपाही भी थी। इसी जगह पर उन्होंने अपने दोनों मोबाइल नंबर बंद कर लिए थे। न सरकारी नंबर लग रहा था और न ही निजी नंबर। कनौजिया ने पारिवारिक वजहों से छुट्टी मांगी थी, लेकिन वो कानपुर के होटल में महिला सिपाही के साथ थे। इधर उनकी पत्नी थाने में फोन कर रही थी कि कनौजिया साहब कहाँ हैं। थाने से कहा गया कि वो तो आपके पास ही गए हैं। यही कहकर उन्होंने छुट्टी ली थी। मिसेज कनौजिया समझ गई कि दाल में कुछ तो काला है। उन्होंने उन्नाव के एसपी को फोन किया, मदद मांगी। आखिर एसपी ने ही तो डीएसपी को छुट्टी दी थी। एसपी ने भी कॉल लगाया, लेकिन डीएसपी साहब का मोबाइल स्विच ऑफ था। अब पुलिस की पड़ताल शुरू हुई। मोबाइल का लास्ट लोकेशन चेक किया गया तो कानपुर के इसी होटल का पता मिला। पुलिस की टीम होटल पहुंची, सीसीटीवी वीडियो मिला। पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि कनौजिया अपने घर जाने के बजाय महिला कांस्टेबल के साथ कानपुर के होटल रूम में छुट्टियां मना रहे थे। बात ऊपर तक पहुंची। यूपी सरकार ने तय किया कि कनौजिया के खिलाफ एक्शन ऐसा लिया जाए कि दूसरे अधिकारियों के लिए भी नजीर बन जाए। हुआ भी यही। 18 जून 2024 को आदेश जारी हुआ, जिसमें लिखा था कि कृपा शंकर कनौजिया को सिपाही के पद पर तैनात किया जाए। सिस्टम की आंखों में धूल झोंकना और अपने परिवार को धोखा देना ये गुनाह है और इस गुनाह की सजा अफसर को मिलेगी। इसलिए यूपी के सभी अधिकारियों से हमारी ये अपील है कि इस कहानी में छिपे संदेश को जरूर दिमाग में रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक नया कानून लाने जा रहे हैं। ये नया कानून अतिक्रमण के खिलाफ ज्यादा सख्त एक्शन से जुड़ा होगा। इस कानून की 2 बड़ी बातें क्या हैं, ये अब आपको बताते हैं। अतिक्रमण हटाने के लिए अब 3 से ज्यादा बार नोटिस नहीं मिलेगा। बाबा 1, 2, 3 कहेंगे और बुलडोजर अवैध कब्जे के खिलाफ दौड़ेंगे। यानी चौथी बार घर पर नोटिस नहीं, सीधे बुलडोजर आएगा। बुलडोजर का खर्चा पानी अतिक्रमण कारी को ही भरना पड़ेगा। यह नियम सख्ती से लागू किया जाएगा। अवैध कब्जा हटाने में प्रशासन का जो भी खर्च आएगा, बुलडोजर से लेकर मजदूर तक, वो सारे खर्च अतिक्रमण करने वालों से वसूले जाएंगे। विकास से जुड़ी जब कोई सरकारी योजनाएं बनती हैं तो उसमें अवैध कब्जे की वजह से रुकावटें खड़ी होती हैं। इन्हीं रुकावटों को दूर करने के लिए योगी नया नियम ला रहे हैं। और अब आपको लखनऊ के उस इलाके से रिपोर्ट दिखाते हैं जहां बाबा का बुलडोजर चलने वाला है। इस इलाके का नाम है अबरार नगर। नदी वही है, इलाका नया है, लेकिन अंजाम वही होना है जो अकबर नगर का हुआ था। लखनऊ की कुकरेल नदी के पास बाबा का बुलडोजर 1000 से ज्यादा मकानों पर चला। इस दौरान मंदिर टूटे, मस्जिद टूटी, मदरसे भी टूटे और अब फिर से नई लिस्ट तैयार है। कुकरेल नदी के पास अकबर नगर की तरह एक और नगर है, अबरार नगर। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की सर्वे टीम हाल ही में यहां गई थी, ये पता लगाने की कितने घर अवैध हैं और कितनी जमीन खाली कराने की जरूरत है जिससे नदी से जुड़े विकास कार्य हो पाएं। पता चला कि इसके लिए 500 घर तोड़ने पड़ेंगे। इन 500 घरों में कच्चे पक्के सभी तरह के मकान हैं, 2 मस्जिद भी हैं और एक मदरसा भी। अकबर नगर के बाद अब एलडीए अबरार नगर तोड़ने की तैयारी कर रहा है। 2 दिन पहले अबरार नगर में एलडीए आके सर्वे किया है और कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करने के लिए ये तमाम जो मकान हैं इसको तोड़ने की बात कर रहा है। 500 ऐसे घर जो हैं वो कुकरेल नदी के जद में हैं और इन्हें तोड़ने की बात कही जा रही है। जी न्यूज की टीम अबरार नगर पहुंची, लोगों से बात की,
सबने यही बताया कि प्रशासन ने अब तक नोटिस नहीं दिया है, लेकिन उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनके नगर का हाल भी अकबर नगर की तरह न हो जाए। तो अभी कहाँ आए हैं? अभी तो आए नहीं है। सर्वे करने आए थे ना एलडीए? नोटिस सर्वे आया है, नोटिस नहीं आया है। नोटिस नहीं मिला है? नहीं मिला है, अभी नापी नहीं हुई है, अभी कोई आया नहीं है यहाँ। अब जब बना लिया आदमी कोई तरह से खून पसीना बहा के, और बाद रिवर फंड बन रहा तो गरीबों को हटा करके अमीर आए यहाँ घूमने, और गरीब कहाँ जाए? कैसे तोड़ देंगे? जो है, जब हमने जमीन खरीदी तो वो जिसने खरीदी उसको इसको पकड़ना चाहिए। हम लोग की क्या गलती है? अगर गलती थी तो जब हम लोग खरीदने जा रहे थे, रजिस्ट्री कराने जा रहे थे, तो वो लोग को रोक लगान देना चाहिए था। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? बनाना नहीं देना चाहिए, चला कभी का मना चाहिए ना। सरकारी जमीन है और तो नया बन नहीं गया है, एक बाइक नया तो बन नहीं गया है। कई पर 30-32 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पे जगह बना रहे हैं रहने के लिए, रजिस्ट्रियाँ हुई, फिर कोई अधिकारी की नजर ही नहीं पड़ी आज तक के। अकबर नगर वालों को बेवकूफ़ बना करके अकबर नगर तोड़ दिया गया। मस्जिद मदरसा कम से कम 1967 से चल रहा था, उसको भी तोड़ दिया गया। माँ हम लोगों ने पढ़ाई की मदरसे में, छोटे छोटे थे जब से वहाँ पढ़ाई की। आज मदरसा मस्जिद पूरा मैदान कर दिया गया। कोई प्रशासन, कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं आज तक के। एकदम गुंडागर्दी सरकार हो गई है। इनके पास मकान के सारे कागजात हैं। ये लोग सरकार को टैक्स देते हैं। 20-30 सालों से इसी जमीन पर रह रहे हैं। इन लोगों के इस तर्क में दम तो है कि जब जमीन अवैध है तो सरकारी रजिस्ट्री कैसे हुई, बिजली कनेक्शन कैसे दिए गए, सरकार टैक्स किस मुंह से लेती है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर जमीन नदी की है तो हक नदी का ही बनता है, और अगर पिछली सरकारों ने नदी को उसका हक नहीं दिलाया तो क्या आगे की सरकारें भी इसी परंपरा को निभाती रह जाएं? इसकी जद में ये सारे घर हैं जिसे तोड़ने की बात कही जा रही है। ये अवैध तरीके से बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे थे। इनको नोटिस भी दी गई है खाली करने की। हालांकि यहाँ के लोगों का ये कहना है कि अभी तक उनको नोटिस नहीं मिली है। सर्वे जरूर पूरा हो चुका है, सर्वे की टीम भी यहाँ पर आई थी सर्वे करने के लिए। देखने वाली बात होगी कि एलडीए इस पर क्या जवाब देता है। हालांकि यहाँ के लोग कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब एलडीए इसको लेकर क्या करता है ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। नई सरकार बनने के बाद पहला संसद सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। कल पूरे देश की नजर संसद पर टिकी होगी, क्योंकि हो सकता है चुनाव परिणाम के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी संसद में आमने सामने हो। पूरी रिपोर्ट देखिए। पंद्रह घंटे बाद नई संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का आमना सामना होने वाला है। अब सवाल है कि 2024 के चुनाव में जो लड़ाई खटाखट से शुरू हुई थी, क्या वही लड़ाई कल से शुरू हो रहे संसद सत्र में भी दिखेगी? आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से? मैं कल बुलवा देता हूं। पंजे और साइकिल के सपने टूट गए, खटाखट खटाखट। तो मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में ठकाठक 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 पैसा लाएंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं ठकाठक 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 ठकाठक। हार का ठिकरा किस पर फोड़ा जाए, खटाखट खटाखट। 2024 के चुनाव परिणाम के बाद संसद का सीन कुछ बदला सा होगा। सत्ता पक्ष पहले के मुकाबले थोड़ा सा कमजोर और विपक्ष थोड़ा सा ताकतवर दिखेगा, क्योंकि इस बार संसद में 292 वर्सेस 235 की लड़ाई होगी। 292 सांसदों की अगुवाई पीएम मोदी करेंगे और सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के 235 सांसदों का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 99 सीटें जीतने वाली कांग्रेस लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर राहुल का नाम फाइनल कर चुकी है। संसद में सरकार के लिए राह पहले की तरह आसान नहीं होने वाली है। इसका ट्रेलर चुनाव परिणाम के बाद से ही विपक्ष दिखा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के बस की नहीं रहेगा, इनकी नाक में हम दम कर देंगे। इंतजार कीजिए। अब आते हैं नई संसद में सोमवार से शुरू होने जा रहे पहले संसद सत्र पर। यह संसद सत्र 10 दिन चलेगा। 24 जून से 3 जुलाई तक चलने वाले सत्र में कुल 8 बैठकें होंगी और 2 छुट्टी रहेगी। पहले 2 दिन में नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। 26 जून को लोकसभा स्पीकर चुना जाएगा। 27 जून को राज्यसभा का सत्र शुरू होगा
और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। 28 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी और 2 जुलाई को पीएम मोदी लोकसभा में, जबकि 3 जुलाई को राज्यसभा में बोल सकते हैं। संसद में चर्चा के दौरान बोलने की बारी तो राहुल गांधी की भी आएगी। उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने के लिए पेपर लीक, अग्निवीर और महंगाई का मुद्दा जोर शोर से उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। काशी विश्वनाथ का खजाना दिन दोगुना रात चौगुना की रफ्तार से भर रहा है। भक्त दर्शन के साथ साथ दान देने में भी बड़ा दिल दिखा रहे हैं। 7 साल में बाबा विश्वनाथ की आय में 4 गुना की वृद्धि हुई है। साल 2017-18 में बाबा विश्वनाथ की आय 20 करोड़ रुपए थी, जो 7 साल बाद 4 गुना बढ़ गई है। 2023-24 में 86 करोड़ रुपए की आय काशी विश्वनाथ की हुई है। पिछले 30 महीनों में 16 करोड़ श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, यानी एक दिन में लगभग 1,77,000 श्रद्धालु आए। ये बड़ी बात है, ये संख्या बड़ी मानी जा सकती है। जी न्यूज आज एक ऐसे मुद्दे को उठा रहा है जो आपकी थाली से जुड़ा हुआ है। दिनों दिन बढ़ती महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है। 2 वक्त की रोटी आप जो सब्जी दालों के साथ खा रहे हैं वो लगातार महंगी हो रही है। उपभोक्ता मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2023 में अरहर की दाल 128 रुपए किलो थी, लेकिन इस साल जून 2024 में इसकी कीमत बढ़कर 161 रुपए प्रति किलो हो गई है। इसी तरह पिछले साल इन्हीं दिनों आलू की कीमत 22 रुपए प्रति किलो थी, लेकिन अब जून 2024 में आलू के दाम 32 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं। प्याज के दाम भी 23 रुपए से बढ़कर 38 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए हैं। टमाटर भी 32 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 48 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं। सब्जी दालों के दाम एक साल में 65% तक बढ़ चुके हैं। हर चीज महंगाई हो गई है तो थोड़ी बहुत परेशानी होती है। सैलरी मिल रहा है, उससे ज्यादा खर्चा हो गया। एक तरफ भीषण गर्मी झुलसा रही है तो दूसरी ओर महंगाई की मार आपकी रसोई में आग लगा रही है। अब हर कोई इन महंगी सब्जियों को घर तक लाने के लिए एक नहीं 10 बार सोचता है, क्योंकि अब ये महंगाई पाव भर सब्जी खरीदने पर भी भारी पड़ रही है। सब्जियों का रेट बहुत ज्यादा बढ़ के चुके हैं, हमारी गुंजाइश नहीं है। क्या बार कई बार चटनी बना के खा लेते हैं, प्याज भी छौंक लेते हैं कई बार। 50 रुपए से कम कोई है ही नहीं। आलू 50 रुपए बिक रही है, अब इससे ज्यादा क्या हुआ। सब्जी के रेट बढ़ तो रहे काफी, अब क्या करें, अगर मजबूरी है खाना तो पड़ेगा ही, लेने पड़ेंगे। लौकी, शिमला मिर्च, अरबी, भिंडी, धनिया और ककड़ी जैसी हरी सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। खुद सब्जी विक्रेता भी मानते हैं कि वो भी महंगी सब्जी बेचने को मजबूर हैं। दुकानदारों की माने तो मौसम के कारण सब्जियां बाहर से आ रही हैं, जिस कारण सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। दुकानदारी का पीछे से महंगाई आ रही है तो इधर भी महंगाई हो रही है, फिर परेशानी है हमको भी, सबको भी। इससे आपके मुनाफे के ऊपर कोई असर पड़ा है? मुनाफे पे कोई असर पड़ रहा है, तो महंगी आ रही है तो मार्जिन भी कम ले रहे हैं, तो ताकि पब्लिक पे कोई ऐसी परेशानी ना हो। दिल्ली की नजफगढ़ मंडी में खुद जी न्यूज की टीम इसकी पड़ताल करने पहुंची है। लोगों को काफी परेशान कर रही है, क्योंकि जो सब्जियों के रेट हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी भैया, क्या रेट था पहले और अब क्या रेट है? भैया पहले प्याज का रेट 80 कढ़ाई बिक रहा था, अब 100 कढ़ाई बिक रहा है। और आलू पहले 60 कढ़ाई बिक रहा था, अब 100 कढ़ाई बिक रहा है। अब आपको कुछ और आंकड़े दिखाते हैं तो आप देखेंगे कि महंगाई पर उपभोक्ता मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में चावल 12.5% महंगा हुआ है, जबकि मूंग दाल की कीमत में 10% इजाफा हुआ है, जबकि मसूर और चीनी के दाम में भी उछाल आया है। सब्जियों की खुदरा कीमत आसमान छू रही है। यही नहीं, दूध का गिलास पिए या फिर एक कप चाय, सब कुछ महंगाई की भेंट चढ़ा हुआ है। चाय 274 से 280 रुपए है, जबकि चीनी 42 से 44 रुपए प्रति किलो हो गई है। दूध की बात करें तो 54 रुपए से 68 रुपए प्रति किलो हो गया है। इसी तरह सरसों के तेल का भी भाव 140 से 160 रुपए के बीच है। खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने से कुल खुदरा महंगाई घटने की रफ्तार भी सुस्त हो गई है।
उम्मीद है कि जल्द ही आसमान छूते सब्जी दालों के दाम जमीन पर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नीट पेपर लीक करने वालों का मकड़जाल देश के कई हिस्सों में फैला है। नतीजा ये कि ग्रेस मार्क्स पाए 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी है, जबकि सीबीआई को भी जांच करने के लिए आना पड़ा है। उस पर भी अब जब नवादा में सीबीआई की टीम जांच करने पहुंची तो उन पर हमला बोल दिया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कितने भीतर तक नीट परीक्षा की धांधली से जुड़े हुए लोग सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। मामला बेहद गंभीर है और जी न्यूज लगातार छात्रों के हितों में आवाज उठा रहा है। आज सीबीआई की टीम नवादा पहुंची तो उन पर हमला बोल दिया गया। दूसरी ओर ग्रेस मार्क्स पाए छात्रों ने एक बार फिर परीक्षा दी। ये छात्र भी नीट परीक्षा में हुई धांधली से परेशान हैं। एक्सपेक्ट तो थोड़ा ज्यादा ही कर रहे हैं, पिछली बार से थोड़े ज्यादा ही आ सकते हैं, इस बार कम तो नहीं आएंगे। OMR नहीं खुली थी पिछली बार मेरी। अब की बार कितने उम्मीद कर रहे हो? अब की बार 500 प्लस 500। तो वहीं नीट पेपर लीक मामले से जुड़े पूरे गिरोह को दबोचने की कोशिश भी तेज हो गई है। 19 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनके कई रिश्तेदार और करीबी डॉक्टर पर भी शक की सुई घूमती जा रही है। पटना और रांची के मेडिकल कॉलेज के 10 पीजी डॉक्टरों की तलाश हो रही है। माना जा रहा है कि पेपर सॉल्व करने में इन डॉक्टरों की भूमिका हो सकती है। झारखंड के रांची के जो रिम्स हॉस्पिटल है उसके कुछ डॉक्टर और PMCH पटना के डॉक्टरों के इसमें शामिल होने की बात सामने आई है। इनमें यह कहा गया है कि एक JP नाम का डॉक्टर है जिसे लोग प्रोफेसर कह के बुलाते थे, उसने ही पेपर लीक की घटना को अंजाम दिया था। इस बीच सीबीआई ने भी नीट 2024 परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित मामले में आपराधिक केस दर्ज किया है। सीबीआई के मुताबिक मामले की जांच के लिए सीबीआई द्वारा विशेष टीमों का गठन किया गया है। विशेष सीबीआई टीमें पटना और गोधरा भेजी जा रही हैं, जहां स्थानीय पुलिस ने मामले दर्ज किए हुए हैं। इस बीच जांच एजेंसी ने साइंटिफिक एविडेंस जुटाने के लिए पहल शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस अब सॉल्वर गैंग का नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग कराने पर विचार कर रही है। जाहिर है इसके बाद चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। पटना में जले हुए जो पेपर मिले थे उसमें बुकलेट नंबर हजारीबाग के सेंटर को अलॉट हुए थे। अब खुलासा हुआ है कि सेंटर हजारीबाग का ओएसिस स्कूल था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने यहां जांच की है, जबकि देवघर से गिरफ्तार आरोपियों से पटना EOU दफ्तर में पूछताछ हुई है। आरोपियों ने EOU को कई जानकारियां दी हैं। झारखंड के देवघर से 6 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें पटना के आर्थिक अपराध इकाई कार्यालय लाया गया, जहां उनसे लगभग 18 घंटे तक आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा पूछताछ की गई है, जिसमें कई अहम इनपुट आर्थिक अपराध इकाई को मिली है। EOU की तरफ से इस मामले की एक डिटेल जांच रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंपी गई है, जबकि इस मामले में सियासत भी जारी है। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है, संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। ये सरकार एग्जाम नहीं करा पा रही है। नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। जो शिक्षा मंत्री आज से 4 दिन पहले NTA को क्लीन चिट दे रहे थे, अब NTA के डायरेक्टर जनरल जो एग्जाम्स के हैं उनको हटा रहे हैं। पेपर लीक को लेकर हुए इस खुलासे से छात्रों में नाराजगी है। इस मामले में सख्त कार्रवाई के साथ साथ भविष्य में पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करने के लिए सरकार और जांच एजेंसियों को कठोर कदम उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक और बड़ी खबर इस वक्त बिहार के नवादा से आ रही है। बिहार के नवादा से सीबीआई ने मोबाइल बरामद किए हैं। सीबीआई के एक्शन के खिलाफ भीड़ का हंगामा हुआ है। सीबीआई टीम के साथ भीड़ ने मारपीट की है। पेपर लीक से जुड़े आरोपियों के मोबाइल मिले हैं और उसी मोबाइल को छुड़ाने के लिए भीड़ आ गई थी। सीबीआई ने बरामद किए हैं 7 से 8 मोबाइल में मिले पेपर लीक के अहम सुराग। सीबीआई टीम पर हमले के 4 आरोपी अब गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये बड़ी खबर बिहार के नवादा से आ रही है, जहां पर सीबीआई की टीम के साथ मारपीट करने का प्रयास किया गया मोबाइल छुड़ाने के लिए।
दिल्ली के राजौरी गार्डन बर्गर किंग हत्याकांड मामले में फरार चल रही लेडी डॉन अन्नू का एक एक्सक्लूसिव सीसीटीवी जी न्यूज के पास है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नो नेम नो फेम ऑपरेशन के तहत 5 गैंग के 16 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। इसी दौरान लेडी डॉन का भी पता चल गया है। कहां है लेडी डॉन, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के राजौरी गार्डन के बर्गर किंग आउटलेट पर 18 जून की शाम को गैंगवॉर में हुए हत्याकांड के बाद पुलिस अब सक्रिय गैंगस्टर और उनके गैंग के गुर्गों पर तेजी से शिकंजा कस रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से जुड़े हरियाणा और यूपी में जितने भी गैंग सक्रिय हैं, उनके गुर्गों को पुलिस गिरफ्तार करने में जुटी है। इस बीच बर्गर किंग हत्याकांड मामले में फरार चल रही लेडी डॉन अन्नू का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जो जम्मू के कटरा का बताया जा रहा है। वीडियो में दिखा कि अपने चेहरे को छिपाए लेडी डॉन अन्नू तेजी से प्लेटफॉर्म से होते हुए ट्रेन पकड़ने जा रही थी। इस दौरान उसने अपने कंधे पर एक बैग लटकाया हुआ था और हाथ में एक ट्रॉली बैग भी था। बताया गया कि अन्नू 20 जून को कटरा से मुंबई जाने वाली ट्रेन पर सवार होकर वहां से फरार हो गई। ये भी पता चला कि लेडी डॉन अन्नू ने इस दौरान एक गेस्ट हाउस का वाईफाई भी इस्तेमाल किया था और फिर मुंबई जाने वाली ट्रेन की जनरल बॉगी में सवार होकर वो वहां से निकल गई। लेडी डॉन गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की करीबी बताई जाती है और हिमांशु भाऊ के इशारे पर ही 18 जून को दिल्ली राजौरी गार्डन के बर्गर किंग आउटलेट पर अमन नाम के शख्स की हत्या की गई थी। इस दौरान 3 हमलावरों ने 40 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें अमन की मौत हो गई थी। इस हत्याकांड को गैंगवॉर का नतीजा बताया गया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर्स के खिलाफ नो नेम नो फेम ऑपरेशन चलाकर देश के 5 बड़े गैंगस्टर के 16 गुर्गों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 10 पिस्तौल और 56 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने पंजाब से एक महिला अपराधी को भी गिरफ्तार किया है, जिसका संबंध सीमा पार बैठे गैंगस्टरों से बताया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस ने इन गैंगस्टरों के करीब 200 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद किए हैं, जिससे वो अपना नेटवर्क चला रहे थे। कहते हैं ना कि जब जुर्म की इंतहा होने लगती है तो उसका अंत जरूर होता है। ऐसा ही अंत अब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने नो गेम नो फेम ऑपरेशन चलाकर शुरू कर दिया है। दिल्ली से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्य के गैंगस्टर्स अब दिल्ली पुलिस के रडार पर हैं, जिनका अंत अब जरूर होगा। पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में इन अपराधियों के खिलाफ 5 बड़े ऑपरेशन चलाए, जिसमें पहले ऑपरेशन में पुलिस ने पंजाब के जालंधर से एक लेडी डॉन और उसके साथी को गिरफ्तार किया। ये लेडी डॉन विदेश में बैठे गैंगस्टरों के लिए नए लड़कों की भर्ती करती थी। दूसरा ऑपरेशन 19 और 20 जून को चलाया गया, जिसमें दिल्ली के छावला से एक शूटर को गिरफ्तार किया गया, जिस पर हत्या की कोशिश समेत कई मामले दर्ज हैं। तीसरा ऑपरेशन 21 जून की रात चला। इस दौरान पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए। चौथा ऑपरेशन के तहत दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद से एक शूटर को गिरफ्तार किया, जिस पर फतेहपुर बेरी में क्लब ओनर पर गोली चलाने के आरोप हैं। 5वां ऑपरेशन 21 जून को अंजाम दिया गया, जिसमें अलग अलग गैंगस्टरों से जुड़े शूटरों को गिरफ्तार कर उनके पास से हथियार बरामद किए गए। जो हमने ऑपरेशन चलाया था, इसके अंदर हमारे 16 एक्यूज अरेस्ट किए गए हैं, जिसके अंदर एक महिला है और इसके अंदर 10 पिस्टल जो हमने रिकवर किए हैं और एक मैगजीन रिकवर हुई है और 56 इसके अंदर राउंड रिकवर हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अपराधियों का नाम उजागर करने पर भी रोक लगा दी है। इसके पीछे ये दलील दी गई कि कुछ अपराधी सोच के लोग क्राइम की दुनिया में अपना नाम कमाने के इरादे से उतरते हैं। एक बड़ा डॉन, एक बड़ा गैंगस्टर बनने की उनकी सोच होती है, लिहाजा नो गेम नो फेम के तहत अब ऐसे अपराधियों पर लगाम लगाई जाएगी, ताकि अपराध की दुनिया में नाम कमाने की उनकी सोच को बदला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगली 2 खबरें आतंकियों और नक्सलियों से जुड़ी हुई है। पहले जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में आतंकियों का घुसपैठ प्लान फेल हो गया। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के कब्जे से नोट की प्रिंटिंग मशीन और नकली नोट मिले हैं। पहले आपको जम्मू कश्मीर की पूरी खबर बताते हैं। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से 2 आतंकियों ने उरी सेक्टर होते हुए भारत में घुसने का प्रयास किया। वहां सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर करके एक आतंकी को मार गिराया और दूसरे घायल आतंकी के लिए सर्च ऑपरेशन अभी जारी है।
जम्मू कश्मीर में सेना के जवान घुसपैठ करने वाले आतंकियों का इलाज कर रहे हैं, पर सुकमा में नक्सलियों ने नोटों की छपाई कैसे की और इसके लिए वहां कैसे ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया, ये सब आपको दिखाएंगे नक्सलियों के गढ़ से आई हमारे इस खास रिपोर्ट में। ₹500, ₹200 और ₹100। नक्सलियों की फर्जी प्रिंटिंग प्रेस में खटाखट नकली नोटों की छपाई चल रही थी। छत्तीसगढ़ में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल को नकली नोट के अलावा कई ऐसी चीजें मिली हैं जो चौंकाने वाली हैं। बड़ी संख्या में नकली नोट और साथ ही प्रिंटिंग मशीन भी बरामद हुई है। ये सर्च ऑपरेशन सुकमा जिले के कोराजगुड़ा इलाके में घोर नक्सल प्रभावित इलाके में चलाया गया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के ठिकाने से नकली नोट के नमूने, प्रिंटर और भारी मात्रा में प्रिंटिंग की स्याही जवानों ने जब्त की है। सीआरपीएफ के मुताबिक नक्सली कई दिनों से नकली नोट छापने का काम कर रहे थे। नक्सली काफी मात्रा में वहाँ नकली नोट की छपाई कर रहे थे। इसकी और जांच कराई गई, उसके बाद ये समझ में आया कि जो वेस्ट बस्तर वाला जो इलाका है 2022 में हर एरिया कमेटी से एक दो लोगों को वहाँ प्रशिक्षण दिया गया है 6 महीने का। हैरानी की बात है कि जंगल के बीच में नकली नोटों की छपाई कैसे चल रही थी। क्या फंडिंग की कमी होने की वजह से नक्सलियों ने नकली नोट प्रिंट करने की कोशिश की? पुलिस का दावा है कि नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान ने उनकी फंडिंग पर चोट की है, जिसके चलते नकली नोटों के सहारे अपने अभियान को आगे बढ़ाने की ये लोग फिराक में थे। सुकमा में नक्सली भोले भाले ग्रामीणों को निशाना बना रहे थे और आदिवासियों को धोखे में रखकर लंबे समय से बाजारों में नकली नोट खपा रहे थे। नक्सलियों के पास से नकली नोटों के अलावा बंदूक, वायरलेस सेट, भारी मात्रा में विस्फोटक भी जब्त की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आतंकियों को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान अब टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन का नाटक करने जा रहा है। चीन का दबाव बढ़ने के बाद पाकिस्तान ने यह फैसला लिया है कि एक दिन पहले ही जिनपिंग के मिनिस्टर ने पाकिस्तान में कड़ा बयान दिया था। माना जा रहा है कि उसके बाद ही शहबाज शरीफ फैसला लेने के लिए मजबूर हुए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जो पाकिस्तान आतंकी बनाता है उसकी सेना टेरर के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करेगी और पाकिस्तान के आर्मी चीफ अब चीन के इशारों पर गोलियां चलाएंगे। पाकिस्तान की सेना अपने ही लोगों पर गोली चलाने के लिए तैयार है। जिनपिंग के इशारे पर पाकिस्तानी जनरल एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, जिसे पाकिस्तान के सभी राज्यों में चलाया जाएगा। पाकिस्तान की सेना अपने मुल्क में मौजूद आतंकियों को खत्म करेगी, पर खुद पाकिस्तान की संसद में ही इसका विरोध हो रहा है। पाकिस्तान की संसद में शहबाज शरीफ और आर्मी को चैलेंज करते हुए चूड़ियों की बात हुई। इसकी वजह है पाकिस्तानी सेना का बदनाम रिकॉर्ड। 2014 में पाकिस्तान में ज़रबे अज़्म के नाम से पाकिस्तान ने नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन चलाया। पाकिस्तान ने दावा किया कि इस मिलिट्री ऑपरेशन में 3500 से ज्यादा आतंकी मारे गए और इसमें 490 सैनिकों की भी मौत हो गई। हालांकि खुद पाकिस्तान में भी सेना के दावों पर सवाल उठे। ऐसी खबरें आई कि पाकिस्तानी आर्मी ने निर्दोष लोगों की हत्याएं की हैं, जिससे आतंकवाद खत्म होने के बदले और बढ़ गया। एक और खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने 10 साल पहले भी चीन के इशारे पर ऑपरेशन किया और इस बार भी यही हो रहा है। पाकिस्तान में ऐसी खबरें आई हैं कि जब भी किसी इलाके में कोई मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जाता है, उसके बाद वहां पर आतंकवाद के लिए सपोर्ट और बढ़ जाता है। असल में पाकिस्तान सेना हमले के दौरान अपने लोगों और आतंकियों में कोई फर्क नहीं करती, जिसमें निर्दोष लोगों की मौत हो जाती है। और यही वजह है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट में सेना भेजने के मुद्दे पर बवाल हो गया। हैरानी की बात है कि पाकिस्तान में हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी मौजूद हैं, पर उनके खिलाफ कभी ऑपरेशन नहीं चलता। इस समय पाकिस्तान का कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। असल में एक चाइनीज मिनिस्टर लियो जियानचाओ ने इस्लामाबाद आकर शहबाज सरकार को धमकी दी, जिसके बाद मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करने का फैसला लिया गया। असल में इसी साल मार्च महीने में पाकिस्तान के दासू में एक आतंकी हमले में 5 चाइनीज इंजीनियरों की मौत हो गई। उसके बाद से इस्लामाबाद पर लगातार बीजिंग से दबाव बढ़ रहा है। यानी ऑपरेशन पाकिस्तान में होगा, लेकिन फैसला चीन में लिया गया। चीन के मिनिस्टर इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से भी खास मीटिंग की और इसका असर एक दिन बाद ही दिखाई दिया है। पाकिस्तान के ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का टारगेट
चरमपंथ और आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करना है। दावा है कि आतंकवाद से जुड़े मामलों में रुकावट डालने वाली कानूनी खामियों को दूर करने के लिए प्रभावी कानून बनाए जाएंगे और पाकिस्तान का कोई भी राज्य इस ऑपरेशन को चुनौती नहीं दे पाएगा। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा निवेश चीन से आता है, इसलिए ऑर्डर भी चीन ही दे रहा है। आतंकी हमलों की वजह से जिनपिंग को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर खतरा दिख रहा है। एक और बात तय है कि मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का फैसला चीन के इशारे पर हुआ तो ये खत्म तभी होगा जब जिनपिंग का ऑर्डर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब अंतरिक्ष में भारतीय कामयाबी की खबर आपको बताएंगे। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के वैज्ञानिकों ने बार बार इस्तेमाल होने वाली स्वदेशी स्पेस शटल की लगातार तीसरी सफल टेस्टिंग की है। इसरो ने एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाया है जिसका नाम है पुष्पक और इसकी लैंडिंग के साथ ही भारत ने कई रिकॉर्ड बना दिए। पुष्पक किसी रॉकेट की तरह अंतरिक्ष में जाएगा और वापसी में किसी विमान की तरह रनवे पर लैंड कर जाएगा, यानी दूसरे रॉकेट जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल होते हैं उनके मुकाबले पुष्पक को बार बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। और आज पुष्पक की हैट्रिक देखकर पड़ोसियों की जलन जरूर बढ़ गई होगी। भारत के पुष्पक की शानदार लैंडिंग और चीन के रॉकेट की क्रैश लैंडिंग। इसरो का पुष्पक आसमान की ऊंचाई में रिकॉर्ड बनाकर वापस धरती पर आ चुका है, पर चीन का रॉकेट चाइनीज जनता के बीच अफरा तफरी फैलाने के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पुष्पक का तीसरा और अंतिम परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया गया। तीसरे परीक्षण में स्वदेशी स्पेस शटल को ज्यादा ऊंचाई से छोड़ा गया और इस दौरान तेज हवाएं भी चल रही थी। इसके बावजूद पुष्पक ने अपनी पूरी सटीकता के साथ रनवे पर सुरक्षित लैंडिंग की। इसके लिए किसी कंट्रोल रूम की भी जरूरत नहीं पड़ी, ये काम ऑटोमेटिक तरीके से ही हो गया। परीक्षण के दौरान वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपण यान पुष्पक को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। रिलीज करते समय पुष्पक रनवे से करीब 4.5 किलोमीटर दूर था, लेकिन पुष्पक विमान हवा में तैरता हुआ अपने आप रनवे पर उतर गया। उसने ब्रेक पैराशूट की मदद से अपनी गति धीमी की और कुछ ही देर में यह परीक्षण पूरा हो गया। लैंडिंग के दौरान पुष्पक की स्पीड करीब 320 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जबकि आमतौर पर यह किसी भी लड़ाकू विमान से कहीं ज्यादा है। लैंडिंग के वक्त एक फाइटर जेट की स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। लैंडिंग के तुरंत बाद पहले ब्रेक पैराशूट की मदद से पुष्पक की गति को घटाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे पर लाया गया और फिर लैंडिंग गियर ब्रेक की मदद से रनवे पर विमान को रोका गया। पुष्पक देखने में भले ही आपको छोटा लग रहा हो, क्योंकि ये छोटा आकार टेस्टिंग के लिए ही है। आगे चलकर ये सैटेलाइट के अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को भी ले जा सकेगा। इतना ही नहीं, इसकी मदद से पृथ्वी की कक्षा में खराब हुए सैटेलाइट को रिपेयर भी किया जा सकेगा। अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने में अब नई क्रांति आ रही है। बार बार एक ही रॉकेट का इस्तेमाल करने के पीछे की सोच है महंगे रॉकेट इंजन को बार बार इस्तेमाल करना, यानी एक ही रॉकेट में सिर्फ ईंधन भरकर ही उसे लॉन्च किया जा सकेगा। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने सबसे पहले इस पर काम करना शुरू किया। किसी रॉकेट पर होने वाला 90% खर्च लॉन्च व्हीकल का ही होता है। पुष्पक जैसे विमान एक ही इंजन को बार बार इस्तेमाल करेंगे, इन पर होने वाले खर्च को वसूलेंगे और इससे अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने का खर्चा भी कम हो जाएगा। भारत की कामयाबी के बाद चाइनीज स्पेस प्रोग्राम का डराने वाला वीडियो भी सामने आया है। चीन ने शनिवार को अपने लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के जरिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया था। रॉकेट ने सफल उड़ान तो भरी, हालांकि उड़ान भरने के तुरंत बाद रॉकेट का बूस्टर अलग चीन के ही रिहायशी इलाके में जमीन पर टकरा गया। आसमान से गिरता रॉकेट देखकर लोगों में भगदड़ मच गई। इस दौरान रॉकेट से खतरनाक ईंधन भी लीक होता रहा। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैज्ञानिकों की कठिन मेहनत के बाद तैयार किया गया तापस ड्रोन जल्द ही सेना में शामिल होगा। भारतीय वायुसेना को 6 तापस ड्रोन मिलेंगे, जबकि नौसेना को ऐसे 4 ड्रोन मिलने वाले हैं। वायुसेना ही तापस के लिए प्रपोजल देगी। रक्षा मंत्रालय के साथ ड्रोन खरीदने को लेकर बात होगी, यानी वायुसेना नौसेना मिलकर तापस को खरीदेंगे। देश के उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे पर तापस की तैनाती हो सकती है। नौसेना अपने तापस ड्रोन से समंदर पार निगरानी करेगी और स्वदेशी वापस तापस
18 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। अब ये ड्रोन निगरानी करेगा, पर आगे चलकर इससे हमले भी संभव है। दुनिया में रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास की जंग के बीच एक और युद्ध शुरू होने की खबर है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच किसी भी वक्त लड़ाई शुरू होने की आशंका है। दावा यह भी किया जा रहा है कि इजराइल ने अपने 1 लाख सैनिकों को लेबनान बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। लेबनान में ही हिजबुल्लाह का ठिकाना है। इजराइल खुद को वॉर के लिए रेडी बता रहा है, तो हिजबुल्लाह ने भी इजराइल को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। बस कुछ ही सेकंडों में इजराइल की मिसाइल ने लेबनान में एक आतंकवादी की कार को उड़ा दिया। धू धू कर जलती कार में हमास के साथ इस्लामिक ग्रुप का भी एक आतंकवादी मौजूद था। पिछले कुछ दिनों में इजरायली हमलों में ऐसे 7 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। हालांकि मामला एयर स्ट्राइक से आगे युद्ध की तरफ जा चुका है। इजराइल और लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के बीच किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। इजरायली मीडिया के मुताबिक सीमा पर इजराइल के 1 लाख सैनिक मौजूद हैं, जो हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए हमला कर सकते हैं। इजराइल ने हमास के साथ हिजबुल्लाह पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इस बीच हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने वार्निंग दी कि इजराइल के अटैक का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। हाल ही में ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिनमें कहा गया कि हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए इजरायली सेना लेबनान पर हमला कर सकती है। पर अब हसन नसरल्लाह ने भी इजराइल को लड़ाई की चुनौती दे दी है। हिजबुल्लाह ने हाल ही में अपने ड्रोन से इजराइल के अलग अलग इलाकों का वीडियो तैयार करके जारी किया। इसमें इजराइल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बंदरगाह और बड़े ठिकाने मौजूद हैं। हिजबुल्लाह ने इन सभी लोकेशन पर हमले की वार्निंग दी है। नसरल्लाह ने इजराइल पर एक नए हथियार से आक्रमण करने का दावा भी किया। इजराइल की सेना और हिजबुल्लाह के बीच पिछले 8 महीने से रुक रुक कर गोलीबारी और रॉकेट हमले हो रहे हैं, लेकिन अब इस संघर्ष के आउट ऑफ कंट्रोल होने का खतरा जताया जा रहा है। इजराइल की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है, तो हिजबुल्लाह भी एक ऐसा आतंकी संगठन है जिसके पास मिसाइलें, एंटी टैंक वेपन के साथ खतरनाक ड्रोन्स मौजूद हैं। इजराइल के लिए राहत की बात यह है कि हिजबुल्लाह से जंग की स्थिति में अमेरिका ने उसे फुल सपोर्ट देने की बात कही है। मिडिल ईस्ट में पहले ही इजराइल हमास की जंग चल रही है और अब दूसरी वॉर की खबर से अरब देश टेंशन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।